नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। आज का हमारा टॉपिक है जुब्बल रियासत। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जुब्बल रियासत। तो जुब्बल रियासत करने से पहले हमें एक्चुअली जुब्बल रियासत के संस्थापक कहाँ से आए उस बात के बारे में जानना होगा। तो सिरमौर के एक राजा थे जो सुभंश प्रकाश, सिरमौर के संस्थापक, उनसे पहले की बात है। वहाँ के एक राजा थे उग्रसेन, ठीक है। उग्रसेन के 3 पुत्र थे। एक का नाम था करणचंद, दूसरे का दुनीचंद या दुनाचंद भी होता है कहीं लिखा हुआ, और तीसरे का मूलचंद, ठीक है। तो जो उग्रसेन थे वो अपनी पत्नी को लेकर हाटकोटी के मंदिर में घूमने के लिए आए और वहां पे वो कहाँ रुके, सोनपुर की पहाड़ी पर रुके, जो कहा जाता है कि सिरमौर के आधिपत्य में था वो क्षेत्र उस समय। तो उस समय जो मैदानी क्षेत्र था वहां पे मुगलों का ज्यादा आतंक छाया हुआ था। तो जैसे ही वो हाटकोटी पहुंचते हैं तो उग्रसेन को संदेश आता है कि जो उनका साम्राज्य सिरमौर है वहां पे सिरमौरी ताल में मुगलों का हमला हो चुका है। तो वो अपने राज्य वापिस चले जाते हैं और अपनी पत्नी तथा 3 पुत्रों को किसके पास छोड़ जाते हैं? बीर भाट नाम के पंडित के पास। ये तीनों पुत्र पंडित के संरक्षण में, पत्नी भी उसके संरक्षण में हाटकोटी में रहते हैं। पर होता क्या है, जो उग्रसेन थे उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती सिरमौर में बाढ़ आने की वजह से, जिसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक समय एक नट और नटनी मीन्स जो कर्तव्य दिखाते हैं लोग, वो सिरमौर में आए। उन्होंने राजा से कहा कि जो नटनी है, जो लेडी है, वो गिरी नदी को 7 बार आर पार कर सकती है कच्ची रस्सी के ऊपर से। तो राजा ने कहा मैं इस कर्तव्य को देखना चाहूंगा, अगर ये नटनी ऐसा करती है तो मैं इसे अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। टोंका और पोंका टिल्लों पे कच्ची रस्सी बांधी गई। नटनी 6 बार उस कार्य को कर चुकी थी, 7वीं बार थी वो वापिस आ रही थी। तो अधिकारियों ने क्या किया, रस्सी को काट दिया, नटनी नदी में गिरी। नटनी ने गिरते गिरते राजा को और उस साम्राज्य को एक श्राप दिया, जैसे इस गिरी नदी ने गिरी नदी में मेरा अंत हुआ है, यही गिरी नदी तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। तो कहा जाता है कि जब राजा उग्रसेन राज करते थे तो गिरी नदी में इतनी बाढ़ आई कि जो सिरमौरी ताल था वो सारा का सारा बह गया। उसके बाद जो अगले संस्थापक जो हुए सिरमौर के, वो हुए शालिवाहन द्वितीय के सबसे छोटे पुत्र हासू, जिन्होंने सुभंश प्रकाश के नाम से सिरमौर की स्थापना की। अब मैं बात करूं, जब ये 3 पुत्र हाटकोटी में थे तो इन 3 पुत्रों ने क्या किया, बीर भाट के साथ मिलकर जो आस पड़ोस के क्षेत्र थे उन पर कब्जा बनाए रखा। और जैसे ही ये वयस्क हुए तो इन्होंने 3 पुत्रों ने 3 क्षेत्र यानी कि अपने लिए बसाए। जो करणचंद था, करणचंद ने जुब्बल, ठीक है, एक ने सारी बसाया और एक ने दुनीचंद ने जो बसाया था वो बसाया था रबीनगढ़, ठीक है, रबीनगढ़। और मूलचंद ने बसाया, वो बसाया सारी, ठीक है। जुब्बल जो था, जुब्बल ने अपनी हाटकोटी के पास था और जो राजधानी बनाई वो सोनपुर पहाड़ी पर, जो राजप्रसाद बनाया रहने के लिए वो सोनपुर पहाड़ी पे था। और जो रब्बी का क्षेत्र वो कौन सी थी, वो पब्बर नदी के बाएं ओर, पब्बर नदी के किनारे रब्बी बसाया गया और सारी बिस्कल्टी नदी के, ठीक है, सारी रियासत बिस्कल्टी नदी के किनारे बसाई गई। और जो बीर भाट था इन्होंने क्या किया, जो हाटकोटी का क्षेत्र बीर भाट के पास रहा और बीर भाट को जो राज्य थे, जो छोटे छोटे ठकुराइयां थी, उनका पुरोहित बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जब जुब्बल की बात करूं मैं, जब करणचंद वहां पे जुब्बल में रहना शुरू किया तो हुआ क्या, वहां पे एक काला नाम का व्यक्ति था, वो घर बनाने के लिए जमीन खोद रहा था और जमीन में एक घास थी जिसे हम ध्रुव कहते हैं। उस ध्रुव को वो रात को काट के गया तो देखा कि अगले दिन उसकी लंबाई उतनी ही हो गई है। तो एक आश्चर्य वाली बात थी। तो उसने राजा को बताया और राजा को पंडित ने बोला कि एक अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको राजमहल बनाना चाहिए
और जो काला नाम का व्यक्ति था उसने भी राजा को आमंत्रित किया राजमहल बनाने के लिए, और राजा ने उस जगह पे महल बनाया। जो घास काटी गई उसे द्रुब, ठीक है, द्रुब मीन्स जो हमारी लोकल लैंग्वेज में खब्बल घास होती है, लॉन ग्रास, ठीक है, द्रुब, और द्रुब से कई जगह इसको जुब्ब बोलते हैं, तो नाम बदलते बदलते इसका नाम बन गया जुब्बल, ठीक है। और आज के समय में ये पुराना जुब्बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था अमरचंद। अब अमरचंद जैसे ही राजा बने तो अमरचंद ने क्या किया, एक मंत्री बनाया झाई नाम का, ठीक है। झाई नाम के मंत्री ने क्या किया, जो पड़ोस के जितने भी छोटे ठाकुर थे, सामंत थे, उनके विरुद्ध लोगों को भड़काया और जो उनके अधीन क्षेत्र था उसको जुब्बल के यानी कि क्षेत्र में मिला दिया। अमरचंद के बाद अगले राजा हुए अमूचंद, ठीक है, अंबुचंद। अंबुचंद ने भी क्या किया, अमरचंद ने झाई परिवार, झाई नाम के व्यक्ति को बनाया था, और इन्होंने चंदेल व्यक्ति को वजीर बनाया, और चंदेल परिवार बाद में क्या कहलाए, जो वजीर बने उनको चंदेल वंशी, उनको क्या कहते थे, गदाहू, ठीक है। ये दो याद रखना, क्योंकि बाद में झाई और गदाहू परिवार के वजीर काफी समय तक जो थे वो जुब्बल के वजीर रहे। उसके बाद अगले जो राजा हुए उनका नाम था, राजा नहीं बोलते, राणा थे ये, क्योंकि छोटी ठकुराइयां थी तो राणा थे। अगले थे कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद का समय सुखद था, कोई ज्यादा यानी कि कुछ नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। उसके बाद जो अगले राजा हुए वो हुए भागचंद। तो भागचंद ने क्या किया, आस पड़ोस के राज्यों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो लोगों ने क्या किया, गढ़वाल के राजा को बुलाया। तो माना जाता है गढ़वाल के राजा कौन थे, अजयपाल। अजयपाल वो राजा थे जिनके बारे में हमें सही उल्लेख मिलता है। उन्होंने क्या किया था, रबीनगढ़ यानी कि रबीनगढ़ के क्षेत्र पे अधिकार किया था और कर लिया था। तो कहा जाता है जब इन्होंने जुब्बल पे, गढ़वाल के राजा ने जुब्बल पे अधिकार किया, तो कैसे किया कि धोखे से इनको कहाँ बुलाया, गढ़वाल बुलाया, और वहां पे जो राजा भागचंद था और उसके भाई जालपचंद को बंदी बना लिया, और जालपचंद को छोड़ दिया, भागचंद को नहीं छोड़ा। बोला कि आप हमारी जो प्रभुसत्ता मान लें, पर जो भागचंद ने उसने वैसा नहीं किया, जिसके कारण भागचंद को बंदी बनाए रखा। भागचंद का जो प्रेम था वो राजा की पुत्री के साथ हो गया, पर बाद में रानी को जब इस बारे में पता चला तो भागचंद वहां से भाग गया। रानी ने उन्हें किस लिए बोला था, शादी करने के लिए, पर भागचंद भाग गया। और जो पुत्री थी वो प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते बाद में उस पुत्री ने क्या किया, आत्महत्या कर ली, ठीक है। और जो रानी थी उसने उसके बाद भी जब भागचंद अपनी रियासत में आ गया था तो उसके बाद भी यानी कि बुलाया था शादी के लिए, पर भागचंद ने छल समझ के शादी नहीं की। तो रानी का भाई जो था वो सिरमौर का राजा था, ठीक है। सिरमौर के राजा से वचन लिया कि आप ये जो अपमान हुआ हमारा, इसका जरूर बदला लेंगे, ठीक है। इसके चलते जैसे भागचंद वापिस अपने जुब्बल रियासत में आ गया तो 10 साल रहा। वापिस आने के बाद 10 सालों में कई बार सिरमौर ने, गढ़वाल ने हमला किया, पर वे भागचंद का कुछ न बिगाड़ सके। उसके बाद जो अगला राजा हुआ वो हुआ नारायण चंद, यानी कि भागचंद का पुत्र। नारायण चंद पर भी जो वचन के अनुसार सिरमौर ने काफी हमले किए, ठीक है, पर कुछ नहीं कर सके। तो सिरमौर ने क्या किया, उस समय एक आप बोल सकते हैं सभा आयोजित की गई। किन्हों ने की थी, एक कोटखाई ने, जुब्बल ने, और जुब्बल के साथ जो था एक क्षेत्र और था, दरकोटी। यहां के राजाओं, ये जो राणा थे, यहां के राणाओं ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया बखरोल में। और इस सभा में सिरमौर का राजा आया था। तो सिरमौर के राजा ने बोला कि हम भी अपने क्षेत्र में ऐसी सभा का आयोजन करवाना चाहते हैं। तो सिरमौर का राजा
कोटखाई और जुब्बल के राणा को अपने साथ ले गया, पर बलग सिरमौर में एक जगह है, बलग में पहुंचे तो कोटखाई के राणा को आभास हो गया कि हमारे साथ कोई चल हो रहा, तो वहां से ये वापिस हो गया। पर जुब्बल का राणा नारायण चंद और अपने 2 वजीर कौन थे, एक दुल्लू और दूसरा आदू, इनके साथ चला गया कहां पे, सिरमौर में। वहां से क्या हुआ कि पहले आदर सत्कार किया गया, बाद में इन तीनों को बंदी बना लिया गया। बाद में आदू वहां से भाग के आ गया, पर नारायण चंद और दुल्लू वजीर वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। और इसी दौरान जो सिरमौर था, सिरमौर ने जो जुब्बल के काफी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसमें से सिर्फ कुछ ही क्षेत्र थे, जैसे बराड़ है ना, बराड़ के बाद भड़ाल, बराड़ भड़ाल और पचगांव, इन क्षेत्रों पर सिर्फ जो नारायण चंद का पुत्र था रूपचंद, उसका आधिपत्य रहा, बाकी जुब्बल पे सिरमौर ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ, पर ये जो घटना थी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये एक यानी कि जनश्रुति है। इसके बाद जो कहा जाता है सिरमौर का राजा था एक सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश ने कि जुब्बल, बलसन, सारी, जुब्बल, बलसन, सारी, घुंड, ठियोग, कुमारसेन, सारी, घुंड, ठियोग के साथ ही है घुंड, कुम्हारसेन, इन क्षेत्रों को अपने अधीन किया और यहां से कर वसूला था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जुब्बल से किसने लिया, बलसन, एक एक करके बन सकता है, एक साथ भी बन सकता है कि सिरमौर के किस राजा ने इनसे कर लिया था। तो सूरज प्रकाश, और एक और राजा का उल्लेख मिलता है वीर प्रकाश का। तो वीर प्रकाश ने, कहा गया है कि वीर प्रकाश ने हाटकोटी मंदिर में, जो सिरमौर के इतिहास में बताया है, जो वीर प्रकाश थे उन्होंने हाटकोटी में दुर्गा मंदिर बनवाया। और पर एक्चुअल में दुर्गा मंदिर कब बनवाया गया था, ये 8वीं 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और दुर्गा मंदिर में, जो दुर्गा मंदिर है, जो मूर्ति है वहां पे कौन सी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से लेख लिखा हुआ है। और साथ ही हाटकोटी के पीछे जो सोनपुर किला था, पहाड़ी है, उस पहाड़ी के गुफा पर एक और जो शिलालेख मिले हैं वो किस लिपि में है, वो है शशलिपि में, शशलिपि में, यानी कि कुछ लेख मिले हैं, पर इन लेखों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इनको कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। उसके बाद जो अगले राजा हुए वो कौन हुए, रूपचंद। तो रूपचंद ने अपने पिता के बदले लेने, जो पिता, इनके पिता को सिरमौर ने अपने अधीन कर लिया था, इसका बदला लेने के लिए काफी प्रयास किया, पर ये कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद अगले जो राजा हुए वो तेगचंद हुए। तेगचंद के समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, पर उसके बाद जो राजा हुए वो, उनका नाम है गौरचंद, ठीक है। तो गौरचंद से क्वेश्चन ऐसे बनता है, गौरचंद ने क्या किया था, राजधानी जो पुराना जुब्बल, ठीक है, पुराना जुब्बल से बदलकर कहां ले आए, देवरा, कहीं द्योरा लिखा होता है, कहीं देवरा, ठीक है। और देवरा को नाम दिया जुब्बल, जो नया जुब्बल है। आजकल के समय में नया जुब्बल और पुराना जुब्बल अलग था, ठीक है, देवरा को। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जुब्बल की राजधानी कहां थी, देवरा किसने स्थापित की, तो वो स्थापित की थी गौरचंद ने, ठीक है। उसके बाद गौरचंद के समय ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद सिरमौर और जुब्बल के आपस में युद्ध चले रहते थे, क्योंकि कारण वो ही था, जुब्बल अपना बदला लेना चाहता था। तो सिरमौर ने एक, जो अगला राजा हुआ हुकमचंद के समय सिरमौर ने क्या किया, सिरमौर ने एक किला बनवाया सीमा पर, उस किले का नाम था किला देहदार का किला, देहधार। और यहां पे माठू नाम के व्यक्ति को, यानी कि
जो किलेदार बनाया, माठू नाम के व्यक्ति को बनाया। हुक्मचंद के समय जो सिरमौर के वजीर थे आंचलू वजीर, इन्होंने क्या किया, इस व्यक्ति पे हमला किया और जो देवधार के किले को ढा के जो माठू वजीर था उसे वहां से भगाकर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद जो हुक्मचंद था उन्होंने चेहता में चेहता क्षेत्र में कौन सा कुलगा किला बनवाया। ठीक है। उसके बाद जो अगले राजा हुए वो हुए परसचंद, या पारसचंद बोल सकते हैं आप, या परसचंद। जब परसचंद राजा बने तो इनके समय में जो पुंदर क्षेत्र था, ठीक है, पुंदर क्षेत्र को झाई वजीर ने मिलाया था सबसे पहले। तो पुंदर क्षेत्र के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसमें जिन कोटखाई ने पुंदर क्षेत्र के लोगों की सहायता की थी और कुमारसेन ने, कोटखाई और कुमारसेन ने पुंदर क्षेत्र के लोगों की सहायता की और बाद में इन दोनों को पुंदर क्षेत्र जो था कर देता था। और परससेन के समय में यह भी कहा जाता है, जब 1793 में बिलासपुर और कांगड़ा का युद्ध हुआ था तो उसमें जो बिलासपुर हमीरपुर की लोक गाथाओं में, क्योंकि कांगड़ा ने हमला किया था, हमीरपुर की लोक गाथाओं में एक जो लोक वार्ता है जेड़ागढ़ छिसुयार, ये एक लोक वार्ता मीन्स लोकगीत, जो पौराणिक गीत होते हैं पुराने समय के। इसमें जो था वो परसचंद के, यानी कि परसचंद की गाथा गाई जाती है। इसमें कहा गया था कि राजा, आप जो जुब्बल का राजा उसे जरूर बुलाइए, उसका खून गर्म है और इस युद्ध में वो हमारी सहायता करेगा। ठीक है। उसके बाद जब गोरखाओं ने सिरमौर पर आक्रमण किया था तो उस समय जो जुब्बल था वो सिरमौर के अधीन था, और जो सिरमौर के अधीन था पर जो चेता क्षेत्र था, एक और क्षेत्र था चांजू, ये क्षेत्र जो थे वहां किसके, एक वजीर हुआ करता था, हरिया वजीर जुब्बल का, उसके अधीन था। ठीक है। और जो परसचंद था इसके पुत्र का नाम था पूरनचंद। ठीक है। परसचंद के एक भाई का नाम था खिचरू। ठीक है। परसचंद का भाई था खिचरू और पूरनचंद इसका पुत्र था। और उस समय परसचंद के समय जो एक प्रसिद्ध वजीर था उसका नाम था दांगी वजीर। दांगी वजीर जो था वो झाई परिवार से था। ठीक है। और इस समय एक और वजीर था दांगी वजीर, और चंदेल परिवार का जो वजीर था गदाहू परिवार का, चंदेल को गदाहू परिवार बोला गया था, वो था मीरजू। ठीक है। तो हरिया वजीर ने क्या किया, हरिया वजीर ने यानी कि विद्रोह फैल दिया। उसके बाद हरिया वजीर को मरवा दिया गया, जिसके चलते पारसचंद को काफी दुख हुआ। जब पारसचंद बीमार हुआ तो पारसचंद ने दांगी और मीरजू से यानी कि वचन लिया कि आने वाले समय में उसके पुत्र पूरनचंद को ही गद्दी पे बिठाया जाए, क्योंकि पारसचंद का एक सौतेला भाई खिचरू था जो गद्दी को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे पारसचंद की मृत्यु हुई, खिचरू जो सौतेला भाई था उसने जो राजमहल पे कब्जा कर लिया, राजकोष पे कब्जा कर लिया। दांगी और मीरजू ने काफी प्रयत्न किए पर वो उसको गद्दी से नहीं हटा सके। तो इन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम था कुरडिया, ये सिरमौर का वजीर था, आप बोल सकते हैं, कुरडिया नाम के व्यक्ति से सहायता ली और कुरडिया ने खिचरू को वहां से भगाया। खिचरू भागकर लोहाना के किला में चला गया। ठीक है। जब इन्होंने कुरडिया से सहायता ली थी तो कुरडिया को कौन सा क्षेत्र दिया था, कुरडिया वजीर को इन्होंने शक परगना दिया था। शक परगना किस लिए कि आप शक परगना के जितने भी लोग हैं उनसे आप कर वसूल सकते हैं और अपने सैनिकों का खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब पूरनचंद को गद्दी पे बिठाया गया, ठीक है, पूरनचंद गद्दी पे बैठे तो उस समय क्या हुआ, गोरखाओं का युद्ध
जुब्बल पे अधिकार हो गया, गोरखाओं का युद्ध हुआ, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।